दिन नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है अवैध धर्मांतरण से जुड़ी। यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक अवैध धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला अब भी जारी है। यूपी एटीएस उमर गौतम के 60 से 70 साथियों की तलाश में जुटी है, जो देश के अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वहीं कश्मीर घाटी में सिख लड़कियों के धर्मांतरण के विरोध में सिखों का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मिलने उनके आवास पर पहुंचा है। सिखों के प्रतिनिधिमंडल ने जी किशन रेड्डी को अपना एक ज्ञापन सौंपा और इस संबंध में अध्यादेश लाने की मांग भी की। अब वहीं अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने नया खुलासा किया है। एटीएस के मुताबिक मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके लिए कुछ कोड तैयार किए गए थे जिनसे बातचीत की जाती थी। एटीएस को ऐसे 7 कोड वर्ड मिले हैं, जिसमें से 6 को डीकोड करके उसका मतलब पता कर लिया गया है, जबकि एक कोड वर्ड को डीकोड करना अब भी बाकी है। इसकी जांच की जा रही है। एटीएस के मुताबिक धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने ये बात बताई है कि साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अब आपको बताते हैं कि ये क्या क्या कोड वर्ड्स हैं। पहला कोड वर्ड है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, यानी धर्म परिवर्तन करवाने की प्लानिंग। छात्रों को इसी कोड के साथ बातचीत कर धर्मांतरण की तरफ ले जाया जाता था। दूसरा कोड वर्ड है मतक्की। इस शब्द का मतलब एटीएस को पूछताछ में पता चला है कि हक और सच की तलाश करना। इसको बार बार बोलकर बच्चों को दूसरे लोगों में बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा कोड वर्ड है सलात। यह शब्द नमाज के लिए कहा जाता था। इस्लाम में जो धर्मांतरण करता है उसको यह जिम्मेदारी दी जाती थी। यह शब्द बहुत बार बोला जाता था, जिससे आम बोलचाल में बोला जा सके। चौथा कोड वर्ड है रहमत, यानी कि बाहर विदेशों से आने वाला फंड इसी नाम के कोड से इसके बारे में बातचीत की जाती थी। इस वजह से किसी को शक नहीं होता था। पांचवा कोड वर्ड अल्लाह के बंदे, यानी कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया से मूक बधिरों के लिए डाले वीडियो लाइक करता था। छठा कोड वर्ड है मोबाइल नंबर और जन्म तिथि। ये कोड वर्ड में धर्म परिवर्तन करवाने का नाम था। एक आईडी के रूप में इसको बनाया जाता था। सातवां कोड है कौम का कलंक। ये कोड वर्ड अब तक डीकोड नहीं हो पाया है और इसकी जांच की जा रही है। सरकार के एसीएस होम अवनीश अवस्थी सर मौजूद है। सर, कितना बड़ा रैकेट और आपकी जांच एजेंसियां देश के 24 राज्यों में काम कर रही हैं? जी, हमारा जो एटीएस है वो सभी हमारे जो एडीजीएलओ हैं, आईजी एटीएस हैं, उनकी पूरी टीम है, वो राज्यों में तो काम कर ही रही है। वो हमारे प्रदेश में भी 32 जिलों में लगभग काम कर रही है। कानपुर में भी काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई है और हवाला के एंगल भी मिले हैं, तो हवाला के एंगल को भी अन्य प्रदेशों में जो है चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ ये जा रहा है। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का हवाला का ट्रांजैक्शन तो निकल आया है और निश्चय ही मूक बधिर बच्चे हैं, तो उनको जो है मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे जो है कोडिंग की इस्तेमाल 7 कोड कर रहे थे। कौन जो है कौम का कलंक जैसे बहुत सारे नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसकी कोडिंग को डिकोड की एटीएस कर रहे थे। उसमें कैसा निकल के आ रहा? मूक बधिर बच्चों को साइनिंग कोड के जरिए ब्रेन वॉश करते थे। देखिए, ये तो शुरुआत में भी पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि जो है इसमें धर्मांतरण के बाद जो है उनको ब्रेन वॉश इसलिए भी करते थे कि ब्रेन वॉश करने के बाद जो है उन्हीं को आगे बढ़ाकर
विद इन दी मूक बधिर कम्युनिटी और भी लोगों को जो है इसके लिए वो लोग प्रोत्साहित कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उनको जो है इसके लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। एटीएस जो है अभी काफ़ी गंभीरता से, अब तो काफ़ी जांच पड़ताल हो गई है। आपने देखा कल 3 गिरफ्तारी और की हैं और 3 लोगों को जो है इनमें गिरफ्तार किया गया है। आगे भी इसमें जो है कार्रवाई चलेगी। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है प्रदेश में धर्मांतरण के संदर्भ में पहला कानून पूरे देश में इस तरह का आया है। तो इस धर्मांतरण के कानून में स्पष्टता लिखा हुआ है कि कोई भी लोभ लालच से अगर कोई धर्मांतरण किया गया है तो वो गलत है, इलीगल है, उस पर बहुत सख्त दंड भी है। लोभ लालच और किसी अवैध तरीके से अगर धर्मांतरण किया जा रहा है तो यह गलत है। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से जुड़े हैं, वो सिख कौम का जो ज्ञापन है और वहां पर जो उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे रिफत से। लेकिन पहले यतेंद्र शर्मा दिल्ली से जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले अजीत सिंह के पास जाएंगे। अजीत, 32 जिलों में उत्तर प्रदेश के अभी छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब ये धीरे धीरे इसकी जब परतें खुल रही हैं, कम से कम 2 करोड़ रुपए का लेन देन भी इसको भी ट्रैक किया जा रहा है। कोड वर्ड्स तो अलग। देखिए बिल्कुल आनंद, चूंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, इसीलिए यूपी एटीएस और एसटीएफ के सामने बड़ी चुनौती। और यही बात इससे सोम कह रहे थे कि 24 राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में हमारी एटीएस और एसटीएफ छापेमारी कर रही है। इसके अलावा यूपी के 27 जिले के कप्तानों को पर्सनली लेटर भेजा गया है कि वो उन जिलों में मॉनिटर करें जहां जहां उमर गौतम और जहांगीर कासमी की नेक्सस थे। और जब कल 3 गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक की गिरफ्तारी कानपुर से की गई है, जो इरफान है, मुंबई का रहने वाला, महाराष्ट्र के बीड़ जिले का। तो बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ। उनके पास से जो वीडियो, साहित्य, दस्तावेज जो बरामद हुए हैं वो इस बात का इशारा करते हैं कि ये नेक्सस कोई छोटा बड़ा नहीं है, इंटरनेशनल नेक्सस है। और इंटरनेशनल बॉर्डर, जो हवाला की बात आई है आनंद, हवाला के जरिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए अब तक उमर के 3 से 4 खातों में आ चुका है। तो जो रहमत कोड का इस्तेमाल होता था वो इसीलिए होता था कि रहमत मतलब बाहर से रकम आई है हमारे काम के लिए, हमारे जिहाद के लिए। तो उसको बहुत गंभीरता से यूपी एटीएफ देख रही है। तीसरी बात, जो 7वां कोड है आनंद, कौम के कलंक, इस कोड को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका, क्योंकि एटीएस और जो यूपी पुलिस है, यूपी सरकार है, समझ रही कि ये कोई बड़ा डिकोड है, क्योंकि इसमें टेरर फंडिंग की बात आई थी, इसमें पाकिस्तानी एजेंसी, खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम आया था, जैसे मोहम्मद का नाम आया था। और जो हवाला का है, तो क्या ये जो कौम के कलंक का जो नाम है, क्या इसमें किसी की तस्वीरें हैं, क्या किसी को टारगेट करना चाहते थे? इसीलिए छोटे छोटे मूक बधिर बच्चों को साइनिंग जो लैंग्वेज था उसके माध्यम से उनका ब्रेन वॉश करते थे और कोड के जरिए बात करते थे। सलात मतलब आपको बार बार नमाज की बात करनी है, आपके ब्रेन को कैसे वॉश किया जाए। इसीलिए ऐसे सोम ने कहा कि ये जांच का खुलासा अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और खुद मुख्यमंत्री 2 बार बैठक ले चुके हैं आनंद, और अपनी सभी जांच एजेंसियों को उन्होंने कहा कि जो भी तथ्य आपके सामने आए कार्रवाई करिए। एनआईए और ईडी से भी बात कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसियां, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। और अब एनआईए को सारी जानकारी यूपी की एटीएस साझा कर रही है। 60 से 70 ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश यूपी एटीएस कर रही है। 32 जिले यूपी के और 24 राज्य, असम से लेकर केरल। ये जो धर्मांतरण का रैकेट है अजीत, अच्छा जरा रुकिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन घोषणाओं से पंजाब के लोगों को और खासकर महिलाओं को बेहद खुशी होगी। जैसा अभी मेरे भाई भगवंत मान ने बताया, पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। क्यों? पंजाब के अंदर बिजली बनती है, पंजाब अपनी बिजली बनाता है। जितनी बिजली पंजाब को चाहिए उससे ज्यादा बिजली पंजाब बनाता है। उसके बावजूद सबसे महंगी बिजली पूरे देश में पंजाब में क्यों मिलती है? दिल्ली में हम बिजली नहीं बनाते, जरा सी भी बिजली नहीं बनती दिल्ली में। सारी बिजली हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं। उसके बावजूद भी पूरे देश में लगभग सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। पंजाब में बिजली महंगी क्यों है? क्योंकि बिजली कंपनियों में और पंजाब के सरकारी सत्ता में गंदी साठगांठ है।
और इस सांठगांठ की, गंदी सांठगांठ की वजह से पंजाब के अंदर बिजली महंगी है। इस सांठगांठ को खत्म करना है, और अगर ये सांठगांठ खत्म हो गई और इन बिजली कंपनियों को हमने ठीक कर दिया, तो जैसे दिल्ली के अंदर सबसे सस्ती बिजली है, वैसे ही पंजाब के अंदर भी सबसे सस्ती बिजली हो सकती है। पिछले 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 1-1.5 साल से भगवंत मान जी के, चीमा साहब के नेतृत्व के अंदर हमारे एमएलए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, 1-1.5 साल से पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं कि बिजली सस्ती करो, बिजली सस्ती करो, बिजली सस्ती करो। कितने धरने करे, कितने प्रदर्शन करे, गांव-गांव के अंदर लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याएं सुनी। लोग पंजाब में बहुत दुखी हैं, हर जगह दुखी हैं। अमृतसर में कैंप लगाए, जालंधर हो, बठिंडा हो, लुधियाना हो, पठानकोट हो, ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो, हर शहर के लोग बिजली से परेशान। आप पिंडों में चले जाओ, हर पिंड के लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं। उस दिन भगवान जी मुझे बता रहे थे, इनका फोन आया एक दिन मेरे पास, गला रोने का सा बना हुआ था इनका। इन्होंने बताया एक गरीब आदमी, उसके घर में 1 पंखा और 2 बल्ब, 1 पंखा 2 बल्ब, उसके 50,900 रुपए का बिल आया हुआ है उसका। वो बेचारा भर नहीं पाया, उसकी बिजली काट के चले गए। अब वो कैसे जिएगा? आज बिना बिजली के कोई आदमी कैसे जी सकता है? और सबसे ज्यादा दुखी महिलाएं हैं। क्यों? एक आदमी नौकरी करता है, बिजनेस करता है, दुकान चलाता है, पूरा महीना कमाता है, कमा के घर आके अपनी बीवी के हाथ में पैसे रख देता है, और पूरा महीना खर्चा अपना घर बीवी को चलाना पड़ता है, महिला को चलाना पड़ता है, हमारी बहन माताओं को चलाना पड़ता है। कई कई घर ऐसे हैं, महिलाओं ने बताया जी हमारा महीने का आधे से ज्यादा पैसा बिजली के बिल में चला जाता है। अब कहां से खाएंगे, कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे काम चलेगा? सबसे ज्यादा दुखी इस बात से महिलाएं हैं। तो जिस तरह से दिल्ली 2013 में जब पहली बार हम दिल्ली में चुनाव लड़े थे, दिल्ली में भी यही हालत थी। लोगों के अनाप शनाप बिजली के बिल आते थे, किसी के 50,000, किसी का 1 लाख। लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान थे। उस वक्त की सरकार और बिजली कंपनियों में सांठगांठ थी, जैसे पंजाब में वैसी वहां सांठगांठ थी। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 6-7 साल की सरकार के बाद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है और सबसे सस्ती बिजली है। अब अपने को यही पंजाब में करना है। पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी। आज मैं 3 घोषणाएं कर रहा हूं। हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये 3 घोषणाएं हैं। पहली घोषणा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अब मुझे पता है कुछ पत्रकार कहेंगे दिल्ली में तो 200 देते हो, यहां 300 क्यों? पूछोगे ना? तो उसका जवाब है, दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाए। मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है
पंजाब के लगभग 80% लोगों के 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। जैसे दिल्ली में 73% 73% दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है, पंजाब में लगभग 77 से 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो आया करेगा। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। दूसरा बड़ा ऐलान, 3 ऐलान आज मैंने बोला, 3 ऐलान। दूसरा बड़ा ऐलान, जैसा मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाप शनाप गलत बिल आए हैं। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा 2 बल्ब हैं, उसका 50,900 रुपए का बिल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल गलत है। जानबूझ के गलत बिल भेजे जाते हैं, फिर वो बेचारा ठीक कराने जाता है तो कहते हैं इतने पैसे दे दो तेरा बिल ठीक कर दूंगा। करते हैं नहीं करते हैं? इतने पैसे दे दे, तेरे 50,000 का बिल है, 5,000 रुपए मेरे को दे दे, तेरा बिल खत्म कर दो। कई गांव के अंदर हमारे वॉलंटियर्स गए, कई गांव के अंदर भगवंत साहब, चीमा साहब खुद गए, हमारे एमएलए गए। ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें कई हजार रुपए के लोगों का बिल आए, वो भर नहीं पाए, बिजली काट के चले गए। अब बिना बिजली के तो आदमी रह नहीं सकता, सबने कंडी मार रखी है, मजबूरी है, क्या करें, सबने कंडी मार रखी है। सब लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे ही हमारा कोई आदमी गांव में घुसा, सब लोगों ने कंडी उतारी, सब लोग भागने लगे। लोग डर में जी रहे हैं, लोग बेइज्जती की जिंदगी जी रहे हैं। इन सब लोगों को सम्मान की जिंदगी देंगे, इन सब लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे। इसीलिए जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। दूसरा, जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है, पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े, कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाए। तो ये 3 बड़े बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग, जितने कट गए, सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अब ये जो मैंने कहा, ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। तो आप पूछोगे कि कितने दिन में पूरे करूं? उनके वादे तो 5 साल हो गए, तब भी पूरे नहीं हुए। जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। पहली कलम से पुराने सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली के अंदर मेरे को 2.5 साल लगे थे 24 घंटे बिजली। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 2015 में दूसरी बार, 2014 की गर्मियां याद है, 7-7, 8-8 घंटे के रात को पावर कट लगा करते थे दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली है। कैसे? मुख्यमंत्री बनने के 2.5 साल तक मैंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाके जितनी पुरानी तारें थी सब चेंज करवाई, पुराने ट्रांसफार्मर फूके पड़े थे सारे बदलवाए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कराया, सारी लाइनें ठीक कराई, तब जाके दिल्ली के अंदर आज 24 घंटे बिजली मिलती है। तो 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। मुझे लगता है 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। 3 से 4 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आपको 24 घंटे बिजली भी देगी।
तो 24 घंटे बिजली मिलेगी, 300 यूनिट तक बिजली माफ होगी और पुराने सारे बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा मैं महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं, जिनको अपने घर चलाना होता है, खर्चा चलाना होता है। इसके बाद मैं समझता हूं कि उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। जो बिजली के पुराने बिल माफ किए जाएंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त की जाएगी, उनके पास पैसा बचेगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगी वो, अपने घर में और सुविधाएं दे सकेंगी वो, और मैं समझता हूं इससे पूरे पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशहाली आएगी। शुक्रिया। ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਲਾਏ। पंजाब के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की दावेदारी और फिर से जो दिल्ली में इनके लिए कारगर सिद्ध हुआ, उसी बिजली के मसले को आज फिर अरविंद केजरीवाल ने उठाया। एक बहुत बड़ा वादा, 3 वादे किए हैं। सबसे बड़ा ये कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, पहली कलम से वो पहला जो ऑर्डर पास करेंगे वो ये होगा कि सबको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी हर घर को, और सारे पुराने बिजली के बिल जो हैं वो माफ़ किए जाएंगे। और ये भी वादा कि 3 से 4 साल के अंदर पंजाब, जो कि खुद की बिजली भी बनाता है, पंजाब को, पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का वादा भी अरविंद केजरीवाल ने किया। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अब मुझे पता है कुछ पत्रकार कहेंगे दिल्ली में तो 200 देते हो, यहाँ 300 क्यों, पूछोगे ना? तो उसका जवाब है, दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा, 300 यूनिट बिजली फ्री। पंजाब की महिलाओं को ये आश्वासन कि आपके घर में आपको बिजली का खर्चा जो है वो कम हो जाएगा, बिजली की दरों में भी कमी का वादा। उसके साथ साथ पुराने बिजली के बिल को माफ करने का भी वादा। ये तो इमीडिएटली जैसे ही उनकी सरकार बनेगी ये वादा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, ये वादा आम आदमी पार्टी करती है। और फिर ये भी आश्वासन कि अगले 3 से 4 साल के अंदर, जैसे ही अगर उनकी सरकार बनती है तो उसके 3 से 4 साल के अंदर पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। दिल्ली के मॉडल की तरह यहाँ पंजाब के मॉडल में भी वही काम करके दिखाने का वादा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये कहकर कि ये कैप्टन अमरिंदर के वादे नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। जुड़ी यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक अवैध धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। यूपी एटीएस उमर गौतम के 60 से 70 साथियों की तलाश में जुटी है, जो देश के अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वहीं कश्मीर घाटी में सिख लड़कियों के धर्मांतरण के विरोध में सिखों का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचा। सिखों के प्रतिनिधिमंडल ने जी किशन रेड्डी को एक ज्ञापन सौंपा और इस संबंध में अध्यादेश लाने की मांग भी की है। अब वहीं अवैध धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस का नया खुलासा है। एटीएस के मुताबिक मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके लिए कुछ कोड्स जो हैं वो तैयार किए गए थे जिनसे बातचीत की जाती थी। एटीएस को ऐसे 7 कोड वर्ड मिले हैं जिनमें से 6 को डिकोड करके उसका मतलब पता कर लिया गया है, जबकि एक कोड वर्ड को अभी डिकोड करना बाकी है।
अब इसकी जांच की जा रही है। एटीएस के मुताबिक धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने ये बात बताई है कि साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या है ये कोड वर्ड? पहला कोड वर्ड है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, यानी धर्म परिवर्तन करवाने की प्लानिंग। छात्रों को इसी कोड वर्ड के साथ बातचीत कर धर्मांतरण की तरफ ले जाया जाता था। रिवर्ट बैक टू इस्लाम, आप देखिए नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है। दूसरा कोड वर्ड है मुत्तकी। इस शब्द का मतलब है एटीएस को पूछताछ में पता चला है कि हक और सच की तलाश करना। इसको बार बार बोलकर बच्चों और दूसरे लोगों में बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा कोड वर्ड है सलात। यह शब्द नमाज के लिए कहा जाता था। इस्लाम में जो धर्मांतरण करता है उसको यह जिम्मेदारी दी जाती थी। यह शब्द बहुत बार बोला जाता था जिससे कि आम बोलचाल में इसे बोला जा सके और इसका प्रयोग बार बार हो। चौथा कोड वर्ड है रहमत, यानी बाहर विदेशों से आने वाला फंड इसी नाम का से इस कोड में बातचीत की जाती थी। तो जब रहमत का इस्तेमाल होता था इसका मतलब है बाहर से पैसा आ रहा है। अब इस वजह से किसी को शक नहीं होता था। और पांचवा कोड वर्ड अल्लाह के बंदे, यानी कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया में मूक बधिरों के लिए डाले वीडियो लाइक करता था। छठा कोड वर्ड है मोबाइल नंबर और जन्मतिथि। ये कोड वर्ड में धर्म परिवर्तन करवाने का नाम था। एक आईडी के रूप में इसको बनाया जाता था। सातवां कोड है कौम का कलंक। अब ये कोड वर्ड अब तक डिकोड नहीं हो पाया है, इसकी जांच चल रही है। इसे डिकोड करने का काम, इसकी प्रक्रिया अब भी चल रही है। सरकार के एसीएस ओम अवनीश अवस्थी सर मौजूद है। सर, कितना बड़ा रैकेट और आपकी जांच एजेंसियां देश के 24 राज्यों में काम कर रही हैं? जी, हमारा जो एटीएस है वो सभी हमारे जो एडीजीएलओ हैं, आईजी एटीएस हैं, उनकी पूरी टीम है, वो राज्यों में तो काम कर ही रही है। वो हमारे प्रदेश में भी 32 जिलों में लगभग काम कर रही है। कानपुर में भी काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई है और हवाला के एंगल भी मिले हैं। तो हवाला के एंगल को भी अन्य प्रदेशों में जो है चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ ये जा रहा है। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का हवाला का ट्रांजैक्शन तो निकल आया है और निश्चय ही मूक बधिर बच्चे हैं तो उनको जो है मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे जो है कोडिंग की इस्तेमाल, 7 कोड कर रहे थे, कौन जो है कौम का कलंक जैसे बहुत सारे नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसकी कोडिंग को डिकोड की एटीएस कर रहे थे। उसमें कैसा निकल के आ रहा? मूक बधिर बच्चों को साइनिंग कोड के जरिए ब्रेन वॉश करते थे। देखिए, ये तो शुरुआत में भी पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि जो है इसमें धर्मांतरण के बाद जो है उनको ब्रेन वॉश इसलिए भी करते थे कि ब्रेन वॉश करने के बाद जो है उन्हीं को आगे बढ़ाकर विद इन दी मूक बधिर कम्युनिटी और भी लोगों को जो है इसके लिए वो लोग प्रोत्साहित कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उनको जो है इसके लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। एटीएस जो है अभी काफ़ी गंभीरता से, अब तो काफ़ी जांच पड़ताल हो गई है। आपने देखा कल 3 गिरफ्तारी और की हैं और 3 लोगों को जो है इनमें गिरफ्तार किया गया है। आगे भी इसमें जो है कार्रवाई चलेगी। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है प्रदेश में धर्मांतरण के संदर्भ में पहला कानून पूरे देश में इस तरह का आया है। तो इस धर्मांतरण के कानून में स्पष्टता लिखा हुआ है कि कोई भी लोभ लालच से अगर कोई धर्मांतरण किया गया है तो वो गलत है, इलीगल है, उस पर बहुत सख्त दंड भी है। अजीत सिंह जुड़ रहे हैं इस खबर को ट्रैक करते हुए। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, हर रोज कुछ ना कुछ एक नया पेज, एक नया पन्ना खुलता है इस पूरे कन्वर्जन रैकेट में। अजीत, सबसे पहला सवाल ये है, ये रिवर्ट बैक टू इस्लाम कोडवर्ड अगर देखा जाए तो 7 कोडवर्ड में से पहला ये जो कोडवर्ड है रिवर्ट बैक टू इस्लाम का मतलब क्या हुआ? और ये क्या इनको पढ़ाया जा रहा था इन मूक बधिर बच्चों को साइन लैंग्वेज के जरिए? किस तरह से इनको ब्रेन वॉश करने की प्रक्रिया चल रही है वो इसी कोडवर्ड से समझ में आ रहा है।
देखिए बिल्कुल आनंद, रिवर्ट बैक टू इस्लाम, इसका सीधा सा मतलब है कि आप इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए तैयार हैं और आपके ब्रेन को वॉश कर दिया गया है। आपको अब वो बेसिक चीजें बताई जाती है इसके तहत कि भाई इस्लाम क्या है, धर्म हमारा क्या है, धर्म परिवर्तन करने के फायदे क्या है और क्यों हम ये सब करा रहे हैं। तो ब्रेन वॉश करते हैं जब साइन लैंग्वेज के जरिए बच्चों को, उनको वीडियो दिखाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाते हैं जिससे उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो बैक टू रिवर्ट इस्लाम इसी तरह मुतक्की है जो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। रहमत है उसी तरह से कि जो विदेशी फंड आ रहा है यानी रहमत की वर्षा हो रही है, यानी उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम उनका हो रहा है। हालांकि अभी सारे जो कोड थे वो डिकोड नहीं हो पाए। जो सबसे जो महत्वपूर्ण और 7वां कोड है जो कौम के कलंक, वो अभी डिकोड नहीं हो पाया। तो दर लगातार एटीएफ जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। देश के कई राज्यों में गिरफ्तारियां 5 हो चुकी है और अनऑफिशियल 150 से 200 लोगों को एटीएफ ने उठाया है, पूछताछ कर रही है। लगातार उसकी जो जांच की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही हो, चाहे कानपुर का मसला हो, फतेहपुर हो, बरेली हो, मुजफ्फरनगर का मामला हो, फिरोजाबाद का मामला हो, हर एक मामले को टेक ओवर कर रही है एटीएफ। क्योंकि एटीएफ ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था आनंद 2 दिन पहले। उस हेल्पलाइन पर भी लगभग 150 से अधिक परिवारों ने संपर्क किया है, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनके घर के बच्चे या महिलाएं लापता, वो कहां हैं, क्या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, फला सेंटर पे थी। उस आधार पर भी 150 से 200 लोगों से पूछताछ एटीएस कर रही है। तो अभी कई नाम खुलने हैं क्योंकि विदेशी फंडिंग, टेरर रैंकिंग, खुफिया एजेंसी, आईएसआई जैसे मोहम्मद, तो बहुत कुछ अभी बाकी है। आनंद, अमित सिंह भी जुड़ रहे हैं, लेकिन अजीत मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। फिर वो पहले कोड वर्ड की बात करूं तो ये एक तरह से एक कहानी, एक नैरेटिव को बुना जा रहा है। रिवर्ट बैक टू इस्लाम मतलब यानी कि आप वापस इस्लाम की तरफ लौट चलिए। 1400 साल पुराना इस्लाम, 7000 साल से पुराना यहाँ की सनातन प्रथा। आप देखिए किस तरह की कहानी इन बच्चों को बुनाई जा रही है। और ये प्रोग्राम अगर एक से एक कोडवर्ड अगर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये भी संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान आपको ये आज़ादी देता है कि आप अपने पंथ की, अपने फेथ की बात कीजिए, अपने धर्म की बात कीजिए, लेकिन किसी और धर्म को गलत मत बताइए। और इंफॉर्मेशन जो है वो आप गलत नहीं बता सकते। और यहाँ पर जितने कोड वर्ड हैं, एक एक कर सब जगह जो बताया जा रहा है, जो इंडिकेशन है कि किसी एक धर्म को नीचा दिखाकर अपने धर्म को आगे बताना और ये कहना कि आप अगर और किसी इसमें विश्वास रखते हैं तो आप गलत हैं, वो गलत है। ये खुद संविधान के खिलाफ है। प्रलोभन, डर, वो सब तो अलग, और इसकी जो मंशा है वो भी अलग, क्योंकि जिस तरह से वीडियो दिखाए गए वो भी कहीं ना कहीं इनका इंटेंट क्या था, इन मूक बधिर बच्चों को इस तरह से बहला फुसलाकर उनको ब्रेन वॉश करने का। देखिए बिल्कुल ये बात उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी हमसे बातचीत करते समय बताया था कि मूक बधिर बच्चों को टारगेट करते हैं, उनको आसानी से शिकार बनाते हैं और शिकार बनाने के बाद उन्हीं के माध्यम से और मूक बधिर बच्चों को टारगेट करने हैं। यानी अगर आप गरीब हिंदू परिवार को जाते हैं, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, तो उनको लगता है कि ये धर्म ग्रहण कर लेंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे तो ये आसानी से और हिंदुओं को कर सकेंगे। आपको एक चिट्ठी का जिक्र करूंगा आनंद, जो एटीएस ने लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उस समय दिया था जब उमर गौतम और जहांगीर कासिम की रिमांड की अर्जी मांगी थी। रिमांड के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। उसमें उन्होंने विदेशी फंडिंग, टेरर रैंकिंग और इस बात का जिक्र किया था कि ये लोग जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ना चाहते हैं, यानी असंतुलन पैदा करना चाहते हैं। आबादी को बढ़ाने का इनका जो खतरनाक मंसूबा है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करा लें और फिर अपने उस कौम के जो कलंक है उसमें क्या टारगेट करेंगे, कैसे करेंगे, जो उनका जो धर्म परिवर्तन का जो रैकेट है उसको कैसे बढ़ाएंगे। इसीलिए उमर गौतम के 60 से 70 लोगों को एटीएस तलाश रही है। अजीत आप मेरे साथ बने रहिए। शैलबली त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर भी हैं, वरिष्ठ यूपी बीजेपी के नेता भी हैं। शैलबली त्रिपाठी जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। जिस तरह से ये जो कोडवर्ड आ रहे हैं, हर रोज एक नया पन्ना खुल रहा है इस पूरे कन्वर्जन रैकेट का, इनके इरादे बिल्कुल नेक नहीं लग रहे। नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट हो चुका है, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट हो चुका है कि केवल धर्मांतरण का मकसद नहीं था। धर्मांतरण के बाद देश विरोधी गतिविधियों में, तमाम तरह की आतंकी गतिविधियों में इनका इस्तेमाल किया जाना अपना मकसद था और बहुत बड़े पैमाने पर तमाम देशों से इसको लेकर फंडिंग हुई है। 24 राज्यों में नेटवर्क फैला था। बाकायदे जो काम करने का तरीका था कि ऐसे बच्चों के प्रति सहानुभूति जताकर, जो बच्चे फिजिकली फिट नहीं है उन बच्चों के प्रति सहानुभूति जताकर उनको अपने स्कूल में एडमिट करते थे, एडमिशन दिलाते थे, और वहां पर जो टीचर होता था साइन लैंग्वेज पढ़ाने वाला, उसके जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश करने का प्रयास होता था।
ब्रेन वॉश अगर हो गया तो ठीक है, बच्चा कन्वर्ट हो गया, नहीं ब्रेन वॉश हुआ तो कुछ ना कुछ ऐसा रख लेते थे उस बच्चे से जुड़ी कोई चीज जिसके चलते बच्चा ब्लैकमेल होता था। और बहुत से लड़कों ने ये बात अपने घर वालों को बताई है कि हमें इस बात के लिए डराया धमकाया जाता था कि अगर तुम घर पे गए और घर पे तुमने ये सारी बातें बता दी तो हम तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देंगे। तो एक बच्चा जो पहले से ही फिजिकली फिट ना हो, जिसके सामने बहुत तरह की चुनौतियां हो, वो एक और बड़ी चुनौती नहीं झेल सकता था। इसकी वजह से बहुत से लोगों ने धर्मांतरण किया और जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है इस पूरे प्रकरण में, जो तमाम तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत चौंकाने वाले हैं। एक पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो उमर गौतम है उसने कई देशों की यात्राएं की हैं, बहुत बड़े अमाउंट उसके अकाउंट में आए हैं, उसके जो गुर्गे हैं उनके अकाउंट में आए हैं और ये अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि समाज विरोधी ही नहीं, देश विरोधी गतिविधियां इसमें पूरी तौर पर शामिल थी। तो क्या ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड रैकेट था? और आपने सरकार ने एक हेल्पलाइन का भी जारी किया है, तो उस हेल्पलाइन में किस तरह के कॉल्स आए हैं? देखिए, उस हेल्पलाइन को जारी करने का मकसद ये रहा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुलकर सामने नहीं आ पाए थे या जिनको ये पता ही नहीं था कि वो कैसे इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास जाएं, कैसे कार्रवाई कराएं। इस तरह के भी मामले कुछ आ रहे थे जिनमें परिवार को ये पता नहीं था कि उनका बेटा कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि जो गुड़गांव का मुन्नू यादव जी का प्रकरण है, उनको पता ही नहीं था कि उनका बेटा कन्वर्ट हो चुका है। उसकी गतिविधियां बदलने लगी, उसकी जो हरकतें थी वो बदलने लगी। जो बच्चा बिल्कुल सीधा शांत घर में रहता था वो माँ बाप से मारपीट करने लगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जिनके बच्चे इस तरह के विद्यालयों में हैं या इस तरह की गतिविधियां जिनकी बदली है, वो ऐसे तमाम सारे लोग संपर्क कर रहे हैं और पुलिस काउंसलिंग करने के साथ साथ उनको न्यायिक प्रक्रिया से भी जोड़ रही है। उनसे बहुत सारे इनपुट्स मिल रहे हैं, उनके आधार पर कार्रवाई हो रही है और इस पूरे मामले की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तह तक जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने NSA लगाने के भी आदेश दिए जो लग रहा है, साथ ही साथ ऐसे जो भी तत्व हैं उनकी संपत्ति को जब्त भी करने का काम करेंगे। चलो मनीष त्रिपाठी जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। वापस चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स की ओर। अजीत सिंह और अमित सिंह भी हमारे साथ हैं। ये जो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, ये प्रकरण है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट और एक अल्टीरियर मोटिव, एक मंशा के साथ इसे किया जा रहा है। अमित, और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और धीरे धीरे ये पता लग रहा है जैसे परतें खुल रही हैं इसकी कि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। ये सब एक दूसरे के साथ संपर्क में थे और इन सबको कहीं ना कहीं से फंडिंग की जाती थी और इनका जो उद्देश्य है वो जो है वो बिल्कुल संदेहास्पद है पूरी तरह से। जी हाँ, बिल्कुल आनंद। अगर देखिए, बीते कल भी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो जो इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी हैं उमर गौतम, उनके एनजीओ में उनके यहाँ जो फंड आया है 2010 से 2021 के बीच में तकरीबन 1,82,00,000 रुपया का फंड आया था। ये एक बड़ा रकम है, विदेशी फंड ये जो आया है। और ये फंड आया कहाँ से? कतर, आबू धाबी और दूसरों देशों से आया है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान से भी इसमें से कुछ फंड आया होगा। तो इस पर ATS की नजर है, ATS लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, साथ ही साथ ED भी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जिस तरीके से इनका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, जिस तरीके से ये अपना काम करते थे, ये जो है गरीब परिवारों को चुनते थे, जो लाचार परिवार थे उनको चुनते थे और उनके घर में जो मुखबधीर थे उनको सबसे पहले एडमिशन दिलाया जाता था, दाखिला दिलाया जाता था स्कूल में और उसके बाद उसे साइन लैंग्वेज के जरिए जो है उसे बताया जाता था कि किस तरीके से उसे कन्वर्ट करना है इस्लाम में और उसे हिंदू धर्म को लेकर भड़काया जाता था। और अभिभावक तब समझ पाते थे जब ये धर्मांतरण का जो सिलसिला है ये अलग अलग राज्यों में इसे देखा जा रहा है और अलग अलग समुदायों के साथ इसे देखा जा रहा है और सिर्फ यहाँ पर इस्लाम की तरफ धर्म परिवर्तन वाला एक विशेष मुद्दा ही नहीं है। सिख, वहाँ जम्मू कश्मीर में भी सिख समुदाय का कहना है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश, ट्राइबल बेल्ट्स की तरफ जाएं और फिर आंध्र प्रदेश की तरफ जाएं तो वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज का अलग काम चल रहा है। डेटा ये कहता है कि FCRA के कानून के बावजूद ऐसे संगठनों को देश के अंदर 26,000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है पिछले 4-5 सालों में आ चुका है, जो कि सिर्फ धर्मांतरण के ऑब्जेक्टिव से किया जा रहा है। इस पर भी अब तहकीकात हो रही है। यतेंद्र शर्मा ने बात की है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से, आइए सुनते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी हमारे साथ हैं। रेड्डी जी, आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सिख लड़कियों का अपहरण करके उन्हें जबरन धर्मांतरण कराया गया, एक डेलीगेशन भी आपसे मिला। उत्तर प्रदेश और कई सारे राज्यों में जांच चल रही है, धर्मांतरण के 1000 से ज़्यादा केस आए हैं। लगता नहीं पूरा डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश है? ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मगर बहुत सालों से, अभी नहीं, बहुत सालों से ये धर्मांतरण कराना और उसको कुछ लालच बताकर
मास कन्वर्शन करना बहुत सालों से चल रहे। इसको रोकने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो मास कन्वर्शन लालच देकर, डरा कर कन्वर्शन करना गलत है, ऐसा बताए भी हैं। इसीलिए भारत सरकार भी, मोदी जी के नेतृत्व में भी हम मास कन्वर्शन के खिलाफ है। मास कन्वर्शन नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जो होता है वो अलग बात है, मगर पैसे देकर, लालच बताकर और गन पॉइंट के नीचे कन्वर्शन करना बहुत गलत है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार की तरफ से हम यही विचार व्यक्त करते हैं। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसियों की लगातार उसमें इनपुट्स मिल रहे हैं कि टेरर फंडिंग के भी इसमें इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है, और विदेशी कई सारे एनजीओ हैं, कई सारे संगठन हैं जो फंड कर रहे हैं भारत में। ये बहुत लगातार बहुत सालों से चल रहा था, हज़ारों करोड़ देश में आता था, मगर मोदी सरकार आने के बाद ये रोकने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। विदेशों से जो पैसे आते हैं, किस दृष्टि में आते हैं, कौन सा लक्ष्य के लिए पैसे आते हैं, कोई स्पेसिफाइड उसी काम में लगे, कन्वर्शन में नहीं लगाना चाहिए और टेरर ग्रुप्स को पैसे नहीं जाना चाहिए। उसके लिए बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं और कुछ किया भी है। आने वाले दिन में और इस पर ध्यान देंगे। आज एक सिख डेलीगेशन, अब ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का कहना कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अजीत और अमित हमारे साथ हैं। अब जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं अजीत, धीरे धीरे पता लग रहा है ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, इसको चुपचाप किया जा रहा है और सालों से किया जा रहा है, और कई जगह तो इतने सालों से ये किया जा रहा है कि आज देश में 6 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर हिंदू समुदाय जो है वो उन प्रदेशों में माइनॉरिटी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो 1970 में ये प्रकरण था कि वहाँ 96% जो थे वो सनातन प्रथा के किसी न किसी पंथ के उपासक थे। आज जो है 2011 के सेंसस को देखा जाए तो 96% सबके सब वहां पर अब ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन, धर्मांतरण का काम तो हुआ है। संविधान इजाजत देता है कि आप अपने धर्म की बात कर सकें, लेकिन किसी और धर्म को कम कर कर, उसे गलत बताकर या प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इसमें जो एंगल जुड़ा है वो तो और भी है कि ये मंशा किस मंशा से की जा रही है, क्यों इन बच्चों को सुसाइड बॉम्ब वीडियोस, कौम का कलंक, ऐसे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल आनंद, इस मकसद के पीछे सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, यही सबसे खतरनाक बात है कि धर्मांतरण आप करा रहे हो, कोई स्वेच्छा से जा रहा है, लेकिन आप जब धर्मांतरण का कानून लागू हो गया आप जबरन या लालच देकर नहीं करा सकते। लेकिन धर्मांतरण के पीछे आपकी क्या मंशा है? क्या आप उन्हें आतंकी संगठनों में ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हो? क्या आप उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें मानव बम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो? विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करके उन्हें लालच और लोभ देना चाहते हो? एक धर्म के खिलाफ उन्हें भड़काना चाहते हो और अपने धर्म को कबूल करवाना चाहते हो? कि बहुत से ऐसे परिवार सामने आए जिनके बच्चे घर में हरकतें दूसरी तरह से करने लगे। कानपुर का ही था, जो आदित्य था वो अब्दुल्ला बनकर घर पर लौटा और उसने अजीब टाइप की हरकतें करनी शुरू कर दी। परिवार को जब शक हुआ तब ये पूरा मामला सामने आया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो उमर गौतम और जहांगीर कासमी के शिकार हुए हैं। 1000 तो अभी एक संख्या एटीएस ने बताई, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 24 राज्य है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। इसके अलावा उन्होंने विदेशों में इस रैकेट को फैलाया है। और क्यों विदेशी फंडिंग ले रहे थे? अलग अलग संस्थाओं में, लखनऊ के अल हसन में उपाध्यक्ष था, उसे बाद में हटा दिया गया जो उमर गौतम को। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ और धार्मिक संगठन है जहां से उमर गौतम और जहांगीर कासमी सीधे अलायंस थे। तो अब इन सब विषयों की जांच हो रही। सिर्फ धर्मांतरण मुद्दा नहीं रहा, अब ये देशद्रोह का मुद्दा हुआ। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी 153 और 153A लिखा गया है। तो अब ये बड़ा मामला होता गया। इसीलिए खुद उत्तर प्रदेश के सीएम ने अपनी जांच एजेंसियों को कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों से बात करें और इसकी बृहद तौर पर जांच हो, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर की भी बात कही है। 1980 में JCSO में हवाला का पैसा उधर से आया, तो क्या आतंकी संगठन और ISI भी ये पैसा दे रहा है? इनके जो एनजीओ हैं, जो इनके संगठन, इन सब की जांच हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है देश के लिए। आनंद, तो नहीं, देश के लिए तो है, अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो फिर ये देश की बात कैसे हो गई? अगर बाहर से कोई प्रलोभन दे रहा है तो यानी जानबूझ के भारत की डेमोग्राफिक चेंज को करने की बात कर रहा है ना। कोई देश के अंदर से अपनी बात तो नहीं कर रहा है। इसको पैसा कहीं से कहीं बाहर से ही मिल रहा है, तो ये बाहर से क्यों पैसा आने दिया जा रहा है? 26,900 करोड़ रुपया पिछले 4 या 5 साल में ये हमारे देश में FCRA के रूल्स कानून आने के बावजूद पैसे आए हैं, ये डेटा बताता है अमित सिंह। तो क्या प्रशासन क्या करेगा?
हमारे देश में अब ऐसा हो गया है कि इन लोगों की भी कोई वकालत करने के लिए खड़ा हो जाएगा। इसको कैसे आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 26 के आड़ में कैसे इसको आप ओके कर सकते हैं? ये लोग जो कर रहे थे, ये समाज के उन बच्चों, उस वर्ग को और ऐसे लोगों को ये रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वैसे ही वल्नरेबल हैं। तो यानी आप जानबूझकर चुन रहे हैं। आप तो जैसे कि शेर शिकार करता है, वैसे आप शिकार पे निकले हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से यहाँ इस पूरे मसले में हमने देखा कि किस तरीके से गरीब परिवारों को चुना जा रहा है, उन्हें लालच दिया जा रहा है, अगर लालच से वो नहीं मानते हैं तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और ये पूरा मामला जो है विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। मुख्य आरोपी उमर गौतम के अकाउंट में 2010 से लेकर 2021 तक विदेशी फंड के तौर पे 1 करोड़ 82 लाख रुपए आए। केवल यही 1 करोड़ 82 लाख नहीं तो आए हैं। इसके अलावा भी अगर बहुत से ऐसे मामले हैं पिछले 4 से 5 साल में देखें, चाहे वो कश्मीर का पत्थरबाजी का मामला हो और भी तमाम मामले, जहां पर इस देश में की शांति को बिगाड़ने के लिए यहां पर विदेशी फंड किया जाता है, जिसके बाद फिर ईडी जांच करती है। ईडी उस पूरे मामले में चार्जशीट पेश करती है कोर्ट में, और ईडी जब उस मामले में चार्जशीट करती है तो कहीं ना कहीं वो मामला पूरी तरीके से रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से हमने कश्मीर में देखा था, पत्थरबाजी का मामला हुआ था और उसके बाद ईडी ने जांच किया। उसके बाद तमाम जो नेता जो इस ईडी के रडार पे है, सभी जो है इस वक्त जो है इस वक्त जेल में के अंदर बंद है। और ठीक उसी तरीके से इस वक्त मुख्य आरोपी उमर गौतम के अकाउंट में 1 करोड़ 82 लाख रुपया आया। एटीएस जांच कर रही है और अब जो है ईडी जो है पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है 3 से 4 दिन पहले, और अब जो है वो जांच करेगी। भारत की रूपरेखा, भारत की डेमोग्राफी को बदलने की बहुत गहरी साजिश है ये, ऐसा मानते हैं कई लोग, कई विशेषज्ञ। और जितनी एटीएस इसकी तहकीकात कर रही है